जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके सिलेबस क्या क्या होंगे। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको अकाउंटेंसी में बताया था, अकाउंटेंसी शुरू करने से पहले कि हमारा कौन से बुक से हम पढ़ाएंगे, उसी तरह इकोनॉमिक्स की भी सिलेबस में बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि बुक कौन सा होना चाहिए। जैसा हमने पहले भी बताया था कि भाई एक अच्छा किताब जो है एक अच्छे मार्गदर्शक के तरह होता है जो आपके लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा दे। सेम उसी तरह 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 की किताबों में तरह तरह के लैंग्वेज होते हैं और कुछ किताबों में जो है डिटेल में चीज़ें होती है, कुछ किताबें बहुत शॉर्टकट में चीज़ें होती हैं। तो एक अच्छा किताब आपके जो है भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 आपका पूरा नींव है, आपका पूरा नींव तैयार करता है। अगर आपने क्लास 12 को अच्छे तरीके से पढ़ा तो आने वाले क्लासेस में यानी बीकॉम वगैरह में आपको जो है थोड़े कम मेहनत में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आए। इसलिए किताब चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र, आखिर में अर्थशास्त्र में कौन से किताब हमें पढ़ने हैं, ठीक है, कौन सा किताब लेकर के चलना है। तो याद रखिएगा आप लोग को इकोनॉमिक्स का जो सबसे अच्छी किताब है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वो कौन सा है जिसमें एकदम डिटेल के साथ एकदम डीपली जो है नॉलेज आपको मिलेगा। उस किताब का नाम है हरिश्चंद्र शर्मा, ठीक है, ये वो उस किताब के राइटर है हरिश्चंद्र शर्मा। तो अगर आप लोग जो है हरिश्चंद्र शर्मा की किताब लेते हैं इकोनॉमिक्स में तो आपको जो है बेहतरीन नॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये जो है किताब के राइटर का नाम है हरिश्चंद्र शर्मा। कौन है? राइटर, ठीक है, किताब के लेखक। और अगर आप जो है किताब का पब्लिकेशन की बात करेंगे तो इस किताब को जो है किसके अंतर्गत आता है? साहित्य भवन पब्लिकेशन, SBPD, ठीक है, साहित्य भवन पब्लिकेशन का किताब है। साहित्य भवन जैसे हमने पिछले बार भी बताया बहुत बड़ा पब्लिकेशन, उसका कई ढेर सारा राइटर है। तो उसका जो है हरिश्चंद्र शर्मा वाला बुक लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ आपको डिटेल में मिलेंगे और एक एक यूनिट के अंदर यानी एक एक जो पॉइंट्स होंगे उसके अंदर जो है कई ढेर सारे चैप्टर छोटे छोटे टुकड़ों में रहेंगे और एकदम डिटेल के साथ रहेंगे। बाकी सब किताबों में क्या है, यूनिट वाइज में बहुत शॉर्टकट में सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिया गया। और आप जानते हैं कि साहित्य भवन में कुछ ऐसे भी राइटर्स की बुक हैं जो आपको क्या होगा, जो हरिश्चंद्र शर्मा के हिसाब से बड़ा कमजोर पड़ेगा, इसलिए हरिश्चंद्र शर्मा का बुक जरूर लीजिएगा। ठीक बात, क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम लोग जो है इसके सिलेबस के कि हमारा जो है इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे यूनिट वाइज सिलेबस आपको सामने दिख रहा है। तो देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके सिलेबस का। क्लास 12 आपको पता ही है और इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को भी दो भागों में बांटा गया, जैसे अकाउंट्स में भी दो भागों में बांटा था, भाग क और भाग ख, यानी पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक है। तो पहला भाग आपका जो है इकोनॉमिक्स में वो किससे संबंधित है? वो जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। किससे संबंधित है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक बात, जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और अगला जो हमारा इकोनॉमिक्स है भाग 2 में उसे हम लोग कहते हैं बृहद अर्थशास्त्र यानी हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके तहत। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए सबसे पहला हमारा यूनिट है उसका नाम है अर्थशास्त्र एक परिचय। इसमें हमारा जो है जैसे हमने आपको अकाउंट्स में भी बताया था कि जब भी किसी भी चीज़ का आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला बात क्या होता है, उसका परिचय। भाई वो क्या है? अर्थशास्त्र आप पढ़ना स्टार्ट करें क्लास 12 के इस हिस्से से आप समझ लीजिए अर्थशास्त्र की शुरुआत हो रही है। तो पहले ही जानेंगे तो अर्थशास्त्र क्या होता है, इसलिए परिचय के तौर पे इसमें जो है सारे डिटेल हैं अर्थशास्त्र के ऊपर कि उसका जन्म कैसे हुआ, क्या है, और उसके बारे में हिस्ट्री और उसके बारे में जो है बेसिक सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में जो है पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा हमारा जो यूनिट है वो उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, ठीक है। दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो उपभोक्ता संतुलन की बात करता है, या उपभोक्ता संतुलन क्या बोल लीजिए, एक्चुअल में बोला जाए तो ये उपभोक्ता व्यवहार की बात करता है, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार की बात करता है। यानी हम लोग एक उपभोक्ता के तौर पर क्या क्या चीजें करते हैं इसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। उपभोक्ता अपना व्यवहार किस तरह से करता है, उपभोक्ता अपनी संतुलन कहाँ प्राप्त करता है, अपने पैसे को खर्च करते समय संतुलन कहाँ पे प्राप्त करता है, और साथ ही साथ उपभोक्ता की जो शक्ति होती है, उपभोक्ता की जो ताकत है मार्केट के अंदर वो क्या है, उसकी मांग, ठीक है। उपभोक्ता अपने मांग की वजह से जो है ताकत में आता है। आप अपने मांग के हिसाब से ही वस्तु की कीमत निर्धारण कर पाते हैं, ठीक है। जैसे बात समझ रहे हैं ना, जितना ज्यादा मांग बढ़ता है तो क्या होता है, कीमत बढ़ने लगता है ना, बात मांग घटने लगता है, कीमत घटने लगता है, ये आप लोगों को बेसिक रूल पता ही है। तो ये इस हिसाब से चीज़ है, बात समझे। तो उपभोक्ता की जो शक्ति मांग है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको उपभोक्ता का व्यवहार और मांग के बारे में पूरा डिटेल जो है सारी चीज़ समझना है। मांग में भी सब चीज़, मांग क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है, मांग की लोच क्या होती है, सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत जानना है, ठीक बात। अगला यूनिट जो है जैसे हमने उपभोक्ता को यहाँ पे समझा तो उसी तरह आप जो है उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति, जैसे उपभोक्ता जो है वस्तु का उपभोग करने के हिसाब से अपना सारा का सारा व्यवहार करता है, उसी तरह उत्पादक भी अपना वस्तु को बनाते समय सारे के सारे जो है व्यवहार करता है कि वो किस तरह से बनाएगा। यहाँ तक कि इसमें जो है उत्पादक का संतुलन भी निर्धारित होता है कि उत्पादक जो है अधिकतम लाभ जब होता है तो उसका संतुलन होता है, तो उस बिंदु को भी वो निर्धारण करता है। और इसमें जो है लागत, जाहिर सी बात है उत्पादक अपना वस्तु बनाता है उसकी लागत लगती है। उसके बाद जो है आगम, वस्तु जब बेचता है तो उसकी आगम होती है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसके जो है जितने भी जो है उसके अवधारणाएं हैं या आप बोल लीजिए उसके जो है टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स को आपको जो है क्लियर करते चलना है। और जैसे उपभोक्ता की शक्ति मांग होती है उसी तरह एक उत्पादक की शक्ति क्या होता है, पूर्ति। बात समझ में आया? तो इस चैप्टर में जो है पूर्ति के बारे में भी पूरी तरह से डिटेल से हमें जो है इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। तो कई ढेर सारे चैप्टर्स की ये यूनिट है। जैसे सेकंड वाली यूनिट भी कई ढेर सारे चैप्टर्स का मिला हुआ है और उसी तरह थर्ड वाले यूनिट भी हमारे कई ढेर सारे चैप्टर्स का मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसमें जो है पूर्ति तक हम लोग को पूरा पढ़ना है। पूर्ति
क्या होता है, पूर्ति के बारे में सारे के सारी चीज़ें, जैसे पूर्ति का नियम क्या होता है, पूर्ति की लोच क्या होता है, सारा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बाजार। ठीक है, बाजारों के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत कितने तरह के बाजार होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, उसके अंतर्गत भी बहुत से बाजार। ठीक है, जैसे हमारा जो है अल्पाधिकार, एकाधिकार। ठीक है, इस प्रकार के सारे जो है बाजार की बात किया जाए तो इन सभी के सभी बाजारों के स्वरूप को आपको अच्छे तरीके से जानना है कि बाजार क्या है, बाजार के स्वरूप कितने प्रकार के हैं, क्या क्या चीजें हैं, किसके तरह से है, और उसके बाद उन बाजारों में मूल्य निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन होगा पूरा का पूरा, कई ढेर सारे चैप्टर का ये भी जो है यूनिट है। तो इस तरह से हमारे जो है टोटल 4 यूनिट में हमारा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है। ठीक बात। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, समझ में आया। तो भाग 2 के अंदर आपको जो पढ़ना है उसे हम लोग कहते हैं क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हमारा जो है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक बात, क्लियर है। ये हम लोग को जो है पूरा अच्छे तरीके से जानना है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसमें भी हमारे टोटल यूनिट्स कितने हैं, तो देखिए सबसे पहला इसमें हमारा यूनिट है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित आंकड़े। पहला हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे स्टार्टिंग में ये क्या है, राष्ट्रीय आय के बारे में जानना होता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, उससे संबंधित जितनी भी अवधारणा है, जैसे आप लोग जीडीपी अक्सर सुनते होंगे न्यूज़ में। ठीक है, तो जीडीपी यूडीपी के बारे में आपको पूरा डिटेल से जानना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसके जो है कैसे कैसे उसको प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र में, उसको समझना है। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था का ज्ञान आपको यहाँ पर मिलना है, बात समझे। तो ये बात हो गया, क्लियर है। तो इससे संबंधित आंकड़े, ये भी जो है 2 चैप्टर का समावेश इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद हमारा अगला चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग, अगला यूनिट के तौर पर अगला हमारा जो है वो मुद्रा एवं बैंकिंग। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ये देखेंगे मुद्रा क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसका इतिहास से लेकर प्रेजेंट तक मुद्रा का निर्माण जैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे सारी चीजें। और बैंकिंग भी, बैंकिंग का कैसे कैसे निर्माण हुआ और बैंकिंग किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। और बैंकिंग में कैसा क्या, व्यापारिक बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक क्या होता है, कि हमारा केंद्रीय बैंक कैसा है, ये सारी चीजें आपको सब चीज जानने को मिलेगा। ठीक है, तो मुद्रा और बैंकिंग के बारे में आपको इसमें मिलेगा। तो ये भी 2-3 चैप्टर का समावेश हो जाता है। फिर अगला हमारा आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, इसमें आय और रोजगार का सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत भी हम लोग जो है बहुत प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं, कई ढेर सारे चैप्टर का समावेश है। तो ये भी डिटेल से समझते हैं। ठीक बात, क्लियर है। और फिर इसके बाद हमारा जो है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इसमें ढेर सारे चैप्टर का समावेश है। सबसे इंपॉर्टेंट यही आप बोल सकते हैं, ये और ये। ठीक बात, समझे, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था हम लोग बोलते हैं। अगला हमारा चैप्टर है कि सरकार अपना बजट कैसे बनाता है, बजट में कौन कौन से तत्व होते हैं, ये सारे डिटेल्स आपको समझने हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है, ठीक बात, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग को ये भी देखना है कि उसके साथ हमारा जो अर्थव्यवस्था सरकारी बजट में जो है उसका अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था में कुल मिला के बजट के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझना है। ठीक है, सरकार का बजट जैसे बनता है। और फिर हमारा अगला चैप्टर है भुगतान संतुलन, चैप्टर बोलिए यूनिट बोलिए। अगला हम लोग को भुगतान संतुलन जाना है। भुगतान संतुलन किससे संबंधित है, विदेशी व्यापार से। हमारा एक देश से दूसरे देश के साथ जैसे व्यापार होता है ना, तो उसमें जो है किसको कितना भुगतान देना है, इससे रिलेटेड जो हमारा जो चैप्टर है ये भुगतान संतुलन बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी ये जो सिलेबस है, तो ये सारे के सारे जैसे हमने सिलेबस बताया उसी तरह चैप्टर वाइज जो है आप लोग को जो है क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारा अकाउंटेंसी का शुरू हुआ है उसी तरह इकोनॉमिक्स का भी शुरू हो जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के क्लासेस के ऊपर बात करेंगे। लगातार जो है क्लासेस आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।